मैं ओम सैनी साहब जी, मैं ओम सैनी साहब इसका जरा अब पॉलिटिकल पक्ष आपसे समझ लूं। एक तो कल उन्होंने कुछ बातें कही तो मुझे तो लगा कि हम यहाँ पे भारत में कुछ सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ अमेरिका, अमृतकाल, अब अमेरिका का अमृतकाल शुरू हो गया उनके साथ ही। तो आपको कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं लग रही थी? हम लोग ने भी सुना है कि अभी भारत का अमृतकाल अभी शुरू हो रहा है। लेकिन जो एक बात उन्होंने कही, उस तरह की बातें तो हम लोगों ने सुनी थी। हमारे यहाँ भी नेहरू को बहुत गाली दी जाती है कि हर गलती उन्हीं से हुई है। लेकिन ट्रंप को ने जो जिस तरह से बाइडेन को, भाई अभी उनके पुराने प्रेसिडेंट थे, कंटिन्यूटी थी, वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये सब जो वर्स्ट और ये और वो करके, मैं जरा इस पे भी एक टिप्पणी, और ये जो आतम जी साहब ने उसका आर्थिक पक्ष समझाया है, लेकिन आपको कहीं नहीं लग रहा है कि अमेरिका इस समय अपनी दादागिरी जो भी कर रहा हो, पॉलिटिकली वो अलग थलग पड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो मदद कर रहा है? मेरे हिसाब से उसके एक्शन से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है चाइना को। ये हम लोग ने कल भी बात की थी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि, और दूसरा, मोदी जी अमेरिका क्यों गए थे? अगर आपकी समझ में आ गया हो तो आप ही बता दीजिए, गए क्यों थे? मतलब सैर करने गए थे, घूमने गए थे, क्या किस लिए गए थे? ओम सारी साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त अमेरिका को जो प्रेसिडेंट मिला है तो स्टेट्समैन नहीं है, तो एक बड़बोला आदमी है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस का ही ख्याल नहीं है कि जो कुछ वो बोल रहे हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, उनका हिसाब किताब तो आत्मजीत जी ने बताया है, और लेकिन वो जो जिस तरीके से डील कर रहे हैं वो बहुत अलग किस्म की बात है। अमेरिका को डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे थे पूरी दुनिया में लोग, ये प्रोटेक्टर है और ये सब कुछ ऐसा करेगा। लेकिन अमेरिका वो जो पहले विश्व युद्ध से पहले जिस तरीके व्यापार के माध्यम से इतना धन कमाया था, आज भी वो उसी तरीके से अपने आप को समझ रहा है और युद्ध से परे रख करके आगे चलने की बात कर रहा है। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब पूरी दुनिया को अपने उसमें समेट लेना चाहते हैं, तो अपने मुताबिक की सारी बातें करना चाहते हैं। और कुछ संकेत मिले हैं जिससे दक्षिणपंथी ताकतें जहां से जिस तरह के उससे उभर रही है विभिन्न देशों के अंदर, उससे ट्रंप का जो ख्याल है उस ख्याल को फल मिलता है। लेकिन ये चलने वाली बात नहीं है। जो इकोनॉमिक्स है वो अपनी तरह से चलेगी, जो कम और जो पॉलिटिक्स है वो अपनी तरीके से चलेगी। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी गए तो इसलिए गए थे कि उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रचार कर रखा था कि अ, हम और मतलब ट्रंप साहब और मोदी जी तो बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं और गले में हाथ डाल के झप्पियां मार के अपनी बातें कहने के आदि रहे हैं और बड़ा प्रभावी होते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका मित्र जो है वो इतना कुटिल है कि जब वो उनको अपने जिस जिस तरह से चाहते थे उस तरीके से स्वागत सत्कार भी नहीं किया, तो वो तो उनका फेलियर हो गया। और फिर उसके बाद में जो कूड़ा कचरा F-65 के नाम से वो जो अगवाई जो प्लेन्स हैं और जो हडसन जो सबसे मोटरसाइकिल बड़ी महंगी है, तो उसको बेचने खरीदने का सिलसिला पहले से तय हो गया, उसके लिए वो तैयार हो गए और वो सब यहाँ पर उस पर आयात शुल्क में कमी भी कर दी कि किस तरीके से आपको बेचना है और कैसे क्या क्या करना है और आपको कैसे खरीदना है। तो ये ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से ट्रंप ये समझाना चाहते हैं दुनिया को कि अब वो जो कुछ बोलेंगे वही सब सुना जाएगा, क्योंकि कोई अब निर्गुण सम्मेलन तो है नहीं। और नाटो सीटों का भी सिलसिला, नाटो नाटो ने भी अपनी हैसियत बिगड़ ट्रंप के बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। 32 राष्ट्र जो बैठे हैं वो जानते हैं कि एटॉमिक पावर जितनी अमेरिका के पास में है दूसरी उसके किसी के पास में नहीं है, चाहे चाइना कह दीजिए चाहे रशिया कह दीजिए। अब ये युद्ध जो चल रहा है इसमें चूंकि रशिया को किसी से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अस्त्र शस्त्र उनके पास में खुद प्रोडक्शन है। लेकिन जैसे यूक्रेन है तो उसके पास में तो कुछ भी नहीं है। जब तक यूरोपियन कंट्रीज उसको देंगे नहीं वो मैदान में भी डट पाएगा। मैंने पढ़ा है कि 14 दिन से ज्यादा वो टिक नहीं सकता अगर इस तरह के हालात रहे और इस तरीके से सिलसिले रहे तो। और नाटो में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इसको उस तरीके से आगे तक ले जाए, तो मजबूरी है उसको वो सब मानना पड़ेगा जो ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप के जैसे कहने ने पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया है और अब लोगों को लगने लगा है कि चाइना के साथ में, रशिया के साथ में जिस तरीके से ताल्लुक बनाने की जरूरत है वो बनने चाहिए, वरना ट्रंप एक आंधी की तरीके से पूरे दुनिया को बताने के रास्ते पर ले जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने का इशारा दे रहे हैं, वो होगा या नहीं होगा। और सबसे बड़ी कमी खल रही है, एक तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है और एक हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, जिन्होंने इन सारी सोशलिस्ट और
कैपिटलिस्ट दोनों ताकतों के ग्रुप जो बने थे, इनसे निपटने के लिए एक निर्गुट बनाया था, ऐसे राष्ट्रों का एक संगठन बनाया था जो पूरी दुनिया को बैलेंस की स्थिति में ला रहा था, लेकिन वो तो हमने खो दिया। अब तो हम बिल्कुल अमेरिका के पिछलग्गू कहलाते हैं। अमेरिका क्या करेगा? हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से जो दृश्य दिखाते हैं उससे ये लगता है कि जो कुछ अमेरिका करेगा हम उसके साथ साथ चलेंगे। और वो किस लिए चलेंगे? तो बहुत सारे आरोप लगते हैं कि अडानी को बचाने के लिए चल रहे हैं या किसी और को कुछ करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो अपने आप को वहीं सीमित रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से ट्रंप ने जवाब दिया हमारी दोस्ती का और हमारे दोस्ताने तौर तरीकों का, उसका ये देख ही रहा है कि जो भी वहां से प्रवासी आए हैं हम देश के अंदर, तो कैसे हथकड़ी और बेड़ियां उनकी जकड़ी। तो लगता है कि ये सबसे ज्यादा शर्मनाक दृश्य हमें देखने को मिला है। ऐसा शायद इससे पहले कभी हुआ नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के साथ में ऐसा किया जाए जैसा ट्रंप कर रहे हैं। तो ट्रंप, ये लग रहा है कि ट्रंप के खिलाफ एक गोलबंदी होने तो लगी है। जिस तरीके से जब वाक युद्ध हो रहा था और उसके बाद में उससे पहले का एक दृश्य है जिसमें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से उनको रोका, तो उससे नाटो के कुछ देश हैं जो अपने आप को अलग एकजुट करके और यूक्रेन को बचाना चाहते हैं, साथ साथ में अपना दबदबा भी दिखाना चाहते हैं कि हम इतने कमजोर भी नहीं है कि ट्रंप साहब हमें दबोच ले और जिस रास्ते पे ले जाना चाहे तो जाए। तो एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। अभी कोई शक्ल नहीं बनी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप के खिलाफ भी एक घेरेबंदी हो रही है। लोग अपने आप को बचाने के लिए ऐसे देश एकजुट होने की रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे देश की जहाँ तक बात है, हम कहीं इस बारे में मैदान में नहीं, और हमारा जो कुछ उनके साथ में लेन देन हो रहा है वो पूरे के मुताबिक हो रहा है। वो मेहरबानी है, हमें बेहतर तरीके से अगर कुछ काम करने दें और कुछ लेन देन कर सकें, अन्यथा हम उनको कुछ डिक्टेट करने की स्थिति में, सलाह देने की स्थिति में तो है नहीं। तो भारत एक बहुत कमजोर स्थिति में है। जो भारत एक जमाने में पूरी दुनिया में सारे झगड़ों को रोकने के लिए अपने निर्गुट राष्ट्रों के नेता के रूप में जाना जाता था, आज वो बिल्कुल अमेरिका का एक पिट्ठू जैसा नजर आता है, जो बड़ी शर्मनाक बात है, जिससे हमें बचना चाहिए था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इस बात का ख्याल नहीं। उनको तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पर एक आत्मजीत जी बोल रहे थे कि वो कोई फॉर्म बना हुआ है और उससे सब कुछ है जिसका पता नहीं और जो इलीगल है, और वही प्रधानमंत्री वहीं बैठ करके बड़े प्यार से उन सब जानवरों को दुलार रहे थे। लेकिन सूरत में जो आग लगी है और जिस तरीके से हमारे राजस्थान के बहुत सारे व्यापारी बेचारे तबाह हो गए, उनकी साड़ियों का धंधा जो था खत्म हो गया, उससे उनका गोड़ नहीं गया। फिर उसी वक्त की बात है जब आग लग रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री उधर गुजरात में ये सब कर रहे थे। तो ये सारा दृश्य है। इसमें ट्रंप साहब के बारे में अब कुछ कहने की बात तो समझ में आती नहीं कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया एक तरह के संकट से गुजर रही है। तो इनसे बचने के लिए अलग अलग देशों की गोलबंदी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये इनको रोकने की जरूरत या तो अमेरिकन पीपुल कर सकता है, लेकिन अमेरिकन पीपुल ने तो जिस तरीके से मदद की है और जिस तरीके से इनको ताकत में लिया है, तो वो लोग सब परेशान होंगे जिनकी आस्था डेमोक्रेसी में है और जो समझते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका जाना जाता है, अमेरिका की जनता के बारे में दुनिया जानती है कि एक डेमोक्रेटिक थॉट के लोग हैं और वहाँ पर हर विचार को पनपने की और खिलने की पूरा मौका मिलता है। वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका एहसास लोगों को होने लगा है। जी जी जी। मैं प्रोफेसर संदीप, एक चीज जरा आपसे समझ लूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटी सी चीज कल उन्होंने अनाउंस की है, वो बहुत भीड़ में खो गई है। उन्होंने कल फिर से उस बात को, पहले ही वो ऑर्डर दे चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका में केवल 2 जेंडर रहेंगे, मेल और फीमेल। ये बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि सामाजिक दृष्टि से ये एक बड़ा फिगर होती है। दुनिया में करीब 1% ऐसा माना जाता है, 1% ट्रांसजेंडर होते हैं। अगर 750 करोड़ आबादी है तो करीब 7.5 करोड़ ट्रांसजेंडर्स हैं। भारत का जो लिखित वो है, वो 2011 के जनगणना के हिसाब से करीब 5 लाख हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स हैं। मतलब एक आप कुछ भी कहिए, आप इसको तरक्की कहेंगे कि एक आबादी है वो ना मेल है ना फीमेल है, उसको आप एक झटके से, स्ट्रोक ऑफ पेन से आप उसको बाहर खारिज कर दे रहे हैं। मतलब ना वोट देने का अधिकार रहेगा, ना किसी चीज पे उनका अधिकार ही नहीं रहेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटी बातें हैं।
अमेरिका जो पूरी दुनिया को बताता है कि ह्यूमन राइट्स और हम ये देखते हैं और हम ये करते हैं और हम लोकतांत्रिक देश है, उसमें ये जो आके इस तरह के छोटे छोटे लॉस को चेंज कर रहे हैं जिसका रिपरकशन बड़ा है। एक तो ये, दूसरा वो हंसी उड़ाए हैं ग्रीन गैस और इन सब की भी। मेरे कल कुछ दर्शक कह रहे थे कि नहीं नहीं, वो तो अमेरिका इसलिए विड्रॉ किया है फ्रेंच डिक्लेरेशन, पेरिस डिक्लेरेशन से, कि वो जो उसको दिया गया था कि ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। ओवरऑल मैं संदीप जी आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो भी कर रहे हैं आतमजीत सिंह साहब का जैसा है, हम सब लोगों का ऐसा मानना है कि इससे वो हल्ला जितना मचा ले लेकिन देश खराब वीक हो रहा है। जैसे नोटबंदी, हमारे यहाँ बहुत हल्ला मचा था कि नोटबंदी से क्या क्या हो जाएगा, लेकिन उससे देश का नुकसान हुआ। हम आज पिछड़ गए हैं, इसको तो सभी मानते हैं, ऑफिशियली कोई माने या ना माने। तो ये जो ट्रम्प जी कर रहे हैं वो रिपीटेशन ऑन अ लार्जर स्केल जो हमारे यहाँ हुआ था उसी तरह की कोई बात हो रही है डॉक्टर संदीप? और कल का जो उनका भाषण था उससे भारत पे क्या फर्क पड़ता है? और एक चीज हर आदमी के लिए कॉमन, आप सब लोग बता सकें, मोदी जी करने क्या गए थे ये अगर पता लग जाए आपको तो ये किस लिए गए थे? जी, देखिए, आप सभी को नमस्कार। अमेरिका बहुत बड़े संकट में है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जिस तरह की सामाजिक नीतियां हैं उनकी, एक वर्ग जिस पे कोई अधिकार नहीं है। पूरी सृष्टि के इतिहास से ट्रांसजेंडर्स का इतिहास है। जैसा हम अपने जैसे हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं या जिन्हें हम आजकल पौराणिक भी मानते हैं, कृष्ण के साथ शिखंडी का आता है और तमाम तरह के इस तरह की चीजें आती हैं। पूरी दुनिया जब से शुरू हुई तब से ट्रांसजेंडर्स हैं। आप उनको अनआइडेंटिफाई करके उनको मतलब समाज से निकाल के बताना क्या चाहते हैं? ये कौन सी डाइवर्सिटी की पॉलिटिक्स है? क्षमा करिएगा, कौन सी डाइवर्सिटी की पॉलिसी है? किस तरह का समाज बनाने की पॉलिसी है? आप एक वर्ग जो कि प्रकृति ने उनको बनाया, उनको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो। ये एक बहुत ही बेवकूफी भरा निर्णय है। और मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का प्रेसिडेंट होना मतलब वो भी एक डाल से उस डाल पर कूद रहे हैं। क्या चाइना कितनी बड़ी पावर हो चुका है कि चाइना को वो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और रही बात जो उनकी ताइवान को लेकर जो उनकी नीति है, वो ताइवान को चीन के अंग के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। वो वही है जैसे यूक्रेन वाला मसला है रूस के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प कुछ कर पाएंगे, बेकार की बातें हैं और नुकसान ही करेंगे। क्योंकि एक्चुअली किसी भी देश की तरक्की में जो सबसे जरूरी फाउंडेशन है वो है पीस, और वो है चुपचाप काम करना। मतलब हार्मनी होना बहुत जरूरी है, और वो जो हार्मनी है उसी को खराब करने पे तुले हुए हैं। तो मुझे लगता है आज एक और स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। वो वायरल ये हो रहा है कि उन्होंने अमेरिका के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें प्रतिबंधित कर दिया है किसी भी धरने प्रदर्शन को। तो ट्रम्प मतलब एक तरह का कि डिक्टेटरशिप चाहते हैं। और वैसे ही उन्होंने चीन को काफी करीब, मैंने चीन को एक तरह से कोरिया और ईरान के करीब ला दिया है। मैंने तीनों देश करीब आ गए हैं। और वैसे भी वो चाहते हुए भी न रूस का कुछ कर सकते हैं न चीन का कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो अपने पैसे बचाने पे लगे हुए हैं जो युद्ध में खर्च हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में करीब करीब आधा जो फाइनेंस है यूक्रेन को, आधा 51% यूक्रेन करता है, 49% यूएसए करता है। वो पैसे वो बनिया है, वो एक कारपोरेट व्यक्ति हैं और वो उसको बचा के अपने देश की चीजें बचाना चाहते हैं, बात है। लेकिन देखिए, इस बात को ध्यान रखना है कि चीन दुनिया में सबसे सस्ते सामान बनाता है और 80 से 90% नकली चीजें बनाता है। और हालत ये हुई है कि चीन की वजह से भारत में जो गोल्ड इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, बैठ गई है। अब डायमंड जो व्यापारी हैं सूरत के, गुजरात के, वो दूसरे धंधों में अपना फ्यूचर खोज रहे हैं। गोल्ड पूरा बैठ चुका है। अभी ये जो ट्रम्प ने टैरिफ वाला मामला निकाला है, टैरिफ वार की तरफ बढ़ रही है दुनिया। कनाडा, उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करने का प्रपोजल दिया। जिस तरह से वो बुली कर रहे हैं मैक्सिको को, कनाडा को, और एक और तीसरा कोई देश नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो ये टैरिफ वार की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे कई विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि चीन तो कितनी बड़ी शक्ति हो चुकी है कि ये जब पहली बार चुन के आए थे तब भी वो उसका कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चीन बहुत मजबूती से उसने कम बजट में, कम खर्चे में उसने जो सामान तैयार किया, कोई सामान क्यों खरीदेगा अमेरिका का, दूसरे देशों का? चीन को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना लगभग असंभव हो चुका है। उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली हर तरह से बहुत ही मजबूत बना लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ट्रम्प जो है ये कर पाएंगे।
बस वो अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनकी जगहसाई भी हो रही है। जिस तरह से उन्होंने उनके जो पॉलिटिशियंस, उनके जो सलाहकार हैं, एलोन मस्क, और दूसरे उनके जो उपराष्ट्रपति हैं, वेट, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, जेडी जेडी कुछ इवांस, वेंस वेंस, हाँ जी, हाँ जेडी। तो ये एक गिरोहबंदी टाइप की हो गई है, और ये बड़ा दुखद है कि अमेरिका जैसे देश में इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। अमेरिका के लोगों को भी एक रिग्रेट हो रहा होगा, क्योंकि इस तरह की जो सुप्रीमेसी है, ये क्या है? आप जैसे ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, ये उस देश की एक बड़ी आबादी को इग्नोर करना। और इससे हर आबादी कहीं ना कहीं, अरे व्हाइट भी ट्रांसजेंडर होते हैं, ब्लैक भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, ब्राउन भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, लेकिन आप उनको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करोगे? आप क्या हो? आप क्या प्रकृति से ऊपर हो? आप क्या अपने को अंतिम सत्ता मानते हो? ये एक तरह की मुझे लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ट्रम्प अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जी, मेरे दर्शक कह रहे हैं कि भारत कभी अमेरिका की नहीं सुना, हमें हमेशा अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस से तेल लिया और पूरी दुनिया को तेल बेच के पैसा कमाया। उसका एक बड़ा हिस्सा अंबानी जी ने वो तेल लिया और अंबानी जी ने पैसा कमाया, भारत ने पैसा नहीं कमाया। तो ये जरा इसको क्लियर हो लीजिए कि इस पे ताली बजाने की जरूरत नहीं है। मीनू जी, जरा मुझे एक दो चीजें और बताइए। ये जो अभी यूक्रेन में भी बहुत स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने कहा है कि लैंड एंड लीज, लैंड एंड रेंट, आप अभी हमसे हथियार लीजिए, खूब लड़िए, आप मुझे डंडा दीजिए, आप मुझे लाठी दीजिए, आप मुझे बंदूक दीजिए, और फिर पैसा आप मुझे देते रहिएगा। तो ये तो अमेरिका के हित में है कि कहीं ना कहीं लड़ाई अच्छी से चलती रहे, क्योंकि अगर आज लड़ाई बंद हो जाए, जो जिस तरह से कह रहे हैं ट्रंप, ये मन तो चाह ही रहे हैं कि लड़ाई हो। पैलेस्टीन, देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड हूं, यहां बंद करा रहा हूं, और जब गाजा में आते हैं तो कहते हैं कि पूरा कब्जा कर लूंगा और फिर दे दूंगा मतलब नेतन्याहू को, इजराइल को, और वो अपना कुछ करेंगे। मैं थोड़ा इस पे आपसे, क्योंकि अमेरिका के लिए ये सूट करता है कि लड़ाई जितनी ज्यादा हो, और वो भले ही मुंह से कुछ बोले, उनको अपने हथियार बेचने हैं। भारत पे जब गए तो मोदी जी जो सबसे बड़ा वहां जाके वापस जो शॉपिंग बैग में लेके आए हैं, वो उनके लड़ाकू विमान लेके आए हैं। मैं अब जरा मीनू जी आपसे ये भी समझूं कि जो ट्रंप जो भी कर रहे हैं, एक तो मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि भाई जो इनके, ये तो कन्विक्टेड हैं, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसको ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुका है, और कन्विक्शन भी हश में नहीं हुआ है, महिला इला के चक्कर में कन्विक्शन हुआ है। ये कोई कन्विक्शन इनके डिसीजन मेकिंग में नहीं हुआ कि इन्होंने, तो हरकती सब एक ही जैसे हैं। मैं जरा ओवरऑल जो कल इन्होंने किया है उससे, आतंकजीत सिंह साहब एक दूसरी वो कर रहे हैं, एक दूसरा पक्ष से उसको दिखा, उस तस्वीर को देख रहे हैं जो ठीक भी है। उनके हिसाब से अमेरिका को इसका इस जो भी तकलीफ है उसका ज्यादा असर अमेरिका के ऊपर पड़ेगा अगर वो टेरिफ वॉर करता है। तो भारत पे मैं फिर से वो प्रश्न, मतलब वो प्रश्न कई लोग इसमें कह रहे हैं, मोदी जी क्यों गए थे, ये मुझे मतलब कहीं मोदी जी कुछ बताएंगे कि यूक्रेन का युद्ध रुकवाने गए थे, इसलिए गए थे? भाई कुछ तो वो करे, इतनी उथल पुथल हो रही, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ कोई बोल रहा है। हमारे यहाँ सांस खींच ली गई है, हमारे यहाँ वो कोई फोटो खींच रहे हैं, कहीं शेर का बच्चा घुमा रहे हैं, कहीं शेर के बच्चे के साथ घूम रहे हैं, मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कल ट्रंप ने जितना स्टेटमेंट दिया है उससे भारत को मुतमईन होना चाहिए, खूब चैन से रहना चाहिए। हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं बात अपना दोस्त आ गया कि हमारे लिए भी ये एक थोड़ा अलार्मिंग टाइम है, कि हमारे लिए एक मुश्किल का समय है। मीनू जी जी, देखिए, जो आपके दर्शकों का आपने हवाला दिया, तो वो सारा जैसा अमेरिका का मागा क्राउड है, मेरे हिसाब से उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। वो भी उसी तरीके से जो ट्रंप के झूठ है उनको उसी तरीके से मान लेते हैं आंख बंद करके, जैसे कि यहाँ के अनबख्त मान लेते। कल आपने देखा होगा ट्विटर पे ट्रंप मतलब इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे कि कनाडा के कितने सारे बैंक अमेरिका में काम करते हैं, लेकिन अमेरिका का एक भी बैंक कनाडा में काम नहीं करता। जबकि एक लंबी लिस्ट है जो कि अमेरिका के कितने बैंक्स कनाडा में काम करते हैं और उनका बिजनेस चल रहा है। और इज इट पॉसिबल, मतलब इतना बड़ा झूठ जो कि इमीडिएटली कैंसल आउट कर दिया गया फैक्ट चेकर्स के द्वारा, और जो फैक्ट भी है दुनिया जानती है। तो वो इस तरह, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो मागा क्राउड है उनको ये झूठ, उनको उनकी जो एक इस टाइम जो उछाले मार रहा है नेशनलिज्म, जो जिसको कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जरिए ट्रंप ने उसको मसाजिंग की है उनके
नेशनलिज्म की, उसको एक एक खुराक मिलती है इस चीज से। आज आप देखेंगे, आज उनकी जो कांग्रेस है, मतलब संसद कहेंगे हम, आप दर्शकों की समझ के लिए, उनकी जो संसद है उसमें आप देखेंगे किस तरह का माहौल पैदा हो रहा था। मतलब वो जैसे ही शुरू हुई और नारेबाजी लगा कि भाई यहाँ भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उसी तरीके से वो सामने बैठा के विपक्षियों को मतलब बदजबानी कर रहे हैं, जो गंदी से गंदी भाषा वो बोल सकते हैं वो उन्होंने बोली। मतलब उनका जो जेलेंस्की के साथ मीटिंग में फियास्को हुआ, उसका लगता है कि उनको कोई एहसास ही नहीं है ना, उनको कोई ये है कि गलत हुआ है जो अमेरिकन इथॉस के हिसाब से। हाँ, उसमें एक चीज जरूर अच्छी हुई, जो मैंने फोटोग्राफ्स देखे कि जेलेंस्की प्रकरण से एक चीज जरूर हुई कि जो इलॉन मस्क है वो सूट टाई में आ गया है, आज उसने जैकेट पहनी हुई थी, तो वो आज प्रॉपरली जो अमेरिकन इथॉस के हिसाब से। लेकिन ये जो प्रॉपरली ड्रेसअप होने का जो सारा फंडा है, यहाँ मैं आपको, हालांकि आपकी बातचीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि अमेरिकन वैसे तो बड़े कैजुअल बनते हैं कि हमारे यहाँ तो ऑफिसेज में भी लोग शॉर्ट्स में आ जाते हैं और आते हैं। कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं जो शॉर्ट्स में और फ्लिप फ्लॉप पहन के ऑफिस जाते हैं। तो आप एक तरफ तो एक कॉर्पोरेट की कल्चर आपकी इतनी कैजुअल है जो दुनिया में कहीं नहीं है, और दूसरी तरफ आपको ये कि राष्ट्रपति के सामने ना आप ओवल हाउस में आप सूट पहन के आइए, सूट पहने वगैरह आ कैसे गए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आप है क्या, आप कैजुअल हैं कि फॉर्मल है। भाई ब्रिटिश हैं अगर आप, तो हम मान सकते हैं कि ब्रिटिश फॉर्मेलिटी जो है वो दुनिया में फेमस है, और आपके और ब्रिटिशर्स के डेफिनेटली वो पोल्स अपार्ट है। आपके बहुत सारे कल्चरल नुआंसेस हैं जो इनकी आपस में भिड़ंत रहती है, ब्रिटेन की और अमेरिका की। चलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अभी आपने वेपन्स की बात की, तो वेपन जो इंडस्ट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक, मतलब बेचने वाला धंधाबाज जिसको कहते हैं हथियारों का, तो अमेरिका है। वहां की जो हथियार इंडस्ट्री है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। मैंने तो कहीं कोई इंटरव्यूज वगैरह देखे नहीं है जो हथियार इंडस्ट्रीज के मालिक है। तो वो चीजों, उनको तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस चीज से। जो ये देखिए नेटो जो चलता था उसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा खर्चे का हिस्सा अमेरिका वहन करता था, लेकिन उसमें जैसे यूक्रेन में हुआ था, यूक्रेन में जो अमेरिका दावा करता है कि मैंने इतनी मदद दी, उसमें से लगभग 50% वो था मदद जो कि वो इसकी कंपनियां हथियार बना के हथियार के रूप में भेज रही थी यूक्रेन को। तो उससे फायदा किसको हो रहा था? एक तो दादागिरी चल रही थी अमेरिका की, दूसरे ये कि उनकी हथियार कंपनियों को उनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा था। अब इसमें जो ये यूक्रेन का मसला है, तो उसमें जो ये धौंस दी जा रही है कि हम ये करते थे, हम वो करते थे, हमारा खर्चा हो रहा था और हम इसलिए लौट रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि जो हमारा खर्चा हुआ उसको वापस दो, और उसके बदले में आप मिनरल उससे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं कि भाई जो खर्चा हुआ, तो वो दान है कि वो डोनेशन है कि आपने ब्याज पे दिया है पैसा। भाई ये तो वो हो गया कि मैंने आपको 1000 रुपया डोनेशन में दिया कि चलिए आपको मैं देती हूं, और 10 दिन बाद मैं आपसे कहने लगी यार ब्याज दो उसके ऊपर मुझे, तो आप दान मानेंगे उसको या इंटरेस्ट पे लिया हुआ पैसा मानेंगे? तो ये इस बात का कोई सवाल ही नहीं कर रहा है अमेरिका से कि भाई जो चीज आपको जिसका कि आप धौंस दे रहे हैं हमारे यूक्रेन को और पूरे यूरोप को और नेटो कंट्रीज को धौंस दे रहे हैं कि भाई हमने आपकी मदद करी, हमने सबसे ज्यादा खर्चा करा, तो उसके बदले में तो आप उसको ब्याज समेत वसूल कर रहे हो, तो कहां मदद हुई? वो तो सौदेबाजी हुई है। और किस चीज के आपका बड़प्पन? और अगेन हमारे दादाजी कहते थे कि ठगावे सो ठाकुर, मतलब जो ठगावे मीन्स जो फालतू खर्च करे दूसरे के ऊपर और उसके बदले में किसी चीज की आशा ना करे, वो ठाकुर होता है। मतलब अपना पैसा ठगाए और तो ठाकुर बनता है आदमी। लेकिन यहाँ ये ठाकुर इसीलिए था अमेरिका कि ठगाता था अपना पैसा, तो ठगा के ठाकुर बन रहे थे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि भाई नहीं मैं तो नहीं ठगाऊंगा, तू जिसको कहते हैं ना गोइंग डच, कि भाई तू भी खर्च कर, और रेस्टोरेंट में गए हैं तो 100 रुपए का बिल आया तो 50 तू पेमेंट कर, 50 मैं करूंगा। तो उसमें अब आप ठाकुर नहीं रह जाते, आप तो फिर बराबरी के लेवल पे आ जाते हैं। तो अमेरिका का जो है ये सारा जो भी चल रहा है कि टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है, उनकी इकोनॉमी का आई डोंट नो उनके अंदर क्या हालात है और क्या इससे वो ठीक हो जाएगी इकोनॉमी। तो अगर उनकी इकोनॉमी ठीक होती है तो ठीक है, लेकिन जो आपका जो ठकुराई थी, जो दुनिया के ऊपर आपकी एक चौधराहट चल रही थी, महाशक्ति, मतलब कुछ एक समय तो इस देश के इतिहास में, इस दुनिया के इतिहास में ऐसा आया कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, मतलब एक शक्ति है केवल इस दुनिया में, केवल अमेरिका। तो वो चीज तो अब खत्म हो गई क्योंकि आपने सबको रेसिप्रोकल कर दिया, उसमें चाहे आपके हथियार हो, उसमें चाहे
यूएस एड के जरिए आप तरह तरह के ह्यूमैनिटेरियन कामों में या अदरवाइज पैसा खर्चते थे, आप टैरिफ के बारे में करते थे। यही यही तो आपकी ठकुराई थी कि भाई और तो आपके पैसे के ऊपर, आपके सामान के ऊपर 40% का टैरिफ लगाते थे और आप 10 का लगाते थे। इसीलिए तो आपसे दबते थे। इसीलिए तो हमें इंडिया वाले जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट करना क्यों चाहते हैं कि हमारा यूएस को हो एक्सपोर्ट बजाय गल्फ कंट्रीज के। यही लालच रहता था ना। तो उसी लिए आप ठाकुर थे। तो आप अब आपने विलिंगली अपनी ठकुराई को छोड़ दिया है कि भाई अब मैं नहीं ठगाऊंगा, तो इसलिए मत बोलो मुझे ठाकुर। लेकिन ये चीज कितना लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट करेगी, और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ग्रेट कौन मानेगा जब बराबरी का आपका हिसाब बन गया कि इस हाथ दे उस हाथ ले, तो फिर आपको कोई बड़ा नहीं मानेगा। आप ग्रेट बन ही नहीं सकते। ग्रेट जब तक थे जब तक आप ठगा रहे थे। दूसरी बात, आपने पूछा कि मोदी जी गए क्यों थे। सबसे पहला तो मेरे हिसाब से जो भागे भागे गए जो वर्किंग मीटिंग के लिए, तो उसमें जो वो गए हैं थे, सबसे पहले तो एक मेरे हिसाब से तो केवल अडानी का ही ये था कि किसी भी तरीके से अडानी के प्रकरण में, और अडानी को किसी भी तरीके से इसको डिले करा जाए, रुकवाया जाए, जो भी कुछ कराया जाए वो करे। लेकिन जिस तरीके का बिलिजरेंट रुख ट्रंप का है इंडिया के प्रति, जो आपने अभी कहा भी अपने इंट्रो में कि क्यों इतने चिड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अडानी को वो बख्शेंगे। एक एप्स्टीन फाइल का भी अब आतमजीत जी आप को मैंने जिक्र भी किया, तो उनका भी जिक्र आ रहा है कि वो उनमें नाम खुलने वाले हैं। उसमें वर्ल्ड लीडर्स के नाम हैं बहुत सारे। बिल क्लिंटन का नाम तो आ चुका, पहले ही आ चुका, वो इन्होंने ओपन कर दिया है। तो उसमें मैं अब ज्यादा तो बोलना नहीं चाहूंगी। तो वो भी एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो अब समझने वाले समझ जाएं जो मैं कहना चाह रही हूं। तो बहुत सारे कारण हैं, आप गूगल करके देखिए एप्स्टीन फाइल को। वो बहुत बड़ा एक भूचाल आ जाएगा दुनिया में आ जाएगा भूचाल। इंडिया को तो मुझे पता नहीं, मैं कह नहीं सकती तो लेकिन समझ जाइए जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए वहां गए थे। तो ये चीज है। और आप बाकी आप नजारा देख ही रहे हैं। देखिए, ये जो भी ट्रम्प कर रहे हैं, ये कोई अचानक नहीं कर रहे हैं। इतने सारे 400 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उन्होंने साइन कर दिए। ये सारा एक प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, जो कि इनके प्रेसिडेंट बनने से 2 साल पहले तैयार कर दिया जा चुका था। उसको कहा गया था प्रोजेक्ट 2025, और उसमें सारी ये चीजें हैं जो आपने डिटेल गिनवाई, आपने आत्मजीत जी ने, ओम सैनी जी ने और प्रोफेसर संदीप यादव ने जो गिनवाई है, वो सारी चीजें पहले से लिखी हुई थी और पूरा मसविदा तैयार था। इसीलिए एक के ऊपर एक तलवार चल रही है, नंगी तलवार लिए घूम रहे हैं ट्रम्प। और वो तैयार मसविदे के ऊपर उनका सारा ये चल रहा है। और अभी इसका और विभत्स रूप अभी आना और बाकी है, क्योंकि अभी पूरा हुआ नहीं है इम्प्लीमेंट वो। तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप देखेंगे कि और क्या होने वाला है। तो विभत्स रूप में हमारे एप्स्टीन फाइल जो है, वो जो है, ये जो प्रोजेक्ट 2025 है आनंद वर्धन जी, उसमें ये भी है कि जितने भी क्लासिफाइड कागजात है सरकार के पास, वो सारे पब्लिक कर दिए जाए। जैसे हमारे यहाँ था ना सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री की फाइल्स जो है वो पब्लिक कर दी जाए। तो वो चीज भी है। तो ये उसके ही तहत सारा होगा। तो लेट अस वेट, मजा आएगा। नहीं, उसमें मैं प्रोफेसर संदीप आपका सारा मेरे दो दर्शकों की मैं बात कह दूं। एक कह रहे हैं कि अमेरिका कैन आस्क बैक डोनेशन व्हिच रिसीव्ड बाय इंडिया, क्योंकि बार-बार वो कह रहा है ना कि तुमको दिया था 21, तो कहीं पैसा ना वापस मांगने लगे। वो तो इतना बेशरम है कि पैसा भी वापस मांग सकते हैं। दूसरे मेरे एक दो दर्शक कह रहे हैं कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो भैया, मैं तुम्हारे घर तो गया नहीं था निमंत्रण देने की, आके यहाँ देखो। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम रोज करते हो सुबह से शाम तक? भाई अपने घर में रहो, अच्छा कुछ समय का सदुपयोग करिए, कुछ और देखिए। मैं बुलाने तो गया नहीं था आपके घर पे। तो वेस्ट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल फालतू चैनल है। 1 बजे से टिके हुए हो, फिर 5 बजे आओगे, फिर वेस्ट ऑफ टाइम करोगे। तो चलो ठीक है, आपने किसी से पूछना कि मैं रोज जाके वेस्ट ऑफ टाइम करता हूँ, एक फालतू चैनल देखता हूँ, पूछना कि मेरे अपने आपके बारे में क्या राय है। प्रोफेसर संदीप, आप कुछ कह रहे थे, आप कह दीजिए, फिर आत्मजीत सिंह साहब से एक छोटा सा प्रश्न। जी, मैं बस 1 मिनट का इंटरवेंशन था। एक्चुअली मेक अमेरिका ग्रेट की जगह पे मेक अमेरिका रिग्रेट करवाएंगे ट्रम्प। और एक और बात है कि जैसा सोच रहे हैं वो कि रूस के साथ नजदीकी बढ़ा के चीन को अलग थलग कर देंगे, ऐसा एकदम संभव नहीं है। क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसमें हर 4 साल पे सरकार बदलती है। और कोई भी देश, अमेरिका को ये ध्यान रखना चाहिए कि रूस और चीन की जो पॉलिटिक्स है उसका नेचर अलग है।
वन पार्टी पॉलिटिक्स है वहां पे चाइना में, रूस भी वैसा ही हो गया है। तो वो अपने संबंध ट्रंप के चक्कर में लॉन्ग टर्म में खराब नहीं करने वाले हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि 4 साल बाद ट्रंप नहीं रहेंगे, ये उनको मालूम है। जी यही कहना चाहूँ। जी जी, मैं अब आत्मजीत सिंह साहब एक दो चीजें समझ लूं, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज जो जो यूएसए है वो आर्थिक रूप से मुश्किल में आ रहा है, इसमें कोई एक एंगल और है, उस पर आप जरा अगर कुछ विचारो। ये पुतिन से जो इनकी इतनी दोस्ती हो गई है, मतलब ये बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके पुतिन को बैक कर रहे हैं, जो हाल के दिनों में ऐसा नहीं देखा गया था। हम लोग को जितने दिनों से याद है, कोल्ड वॉर का पीरियड आया था, बाद में ठीक है रशिया की ताकत बहुत कम हो गई थी, लेकिन ये सारी कार्रवाई जो थी वो पुतिन को रोकने के लिए थी। यूक्रेन को जिस तरह से इन लोगों ने पैकअप किया, यूक्रेन को चढ़ाया, यूक्रेन को 2014 तक, तो यूएस के प्रेसिडेंट वो बात नहीं मानता था, वो तो मतलब रशियन प्रेसिडेंट के साथ रहते थे यूक्रेन वाले, उन्होंने एक नया वो किया। मैं इस पे जरा समझना, पुतिन से इनकी इतनी साठगांठ क्यों है? क्योंकि ये क्या चाइना के डर से पुतिन के साथ जाना चाह रहे हैं, या कोई व्यापारिक है? ये तो कहता है मैं व्यापारी हूं, ये बाकी वो नहीं है। अगर उस एंगल को आपको समझ पाए हो तो वो जरा समझाइए आत्मजीत सिंह साहब। देखिए, ट्रम्प के जो रिश्ते रशिया के साथ हैं, जब वो बिजनेस में थे, आपको याद होगा उन्होंने अटलांटिस में अपना ताज प्रोजेक्ट बनाया था, ताजमहल होटल बनाया था। उस समय वो दिवालिया हो गए थे और बहुत सारी देनदारी उनकी, करीब $600 मिलियन की उनकी देनदारी अमेरिकन बैंक्स को थी। उस समय कहा जाता है, हालांकि इसकी पुष्टि कोई भी आधिकारिक तौर पे नहीं करेगा, पर कहा जाता है कि उस समय रशिया द्वारा केजीबी ने उनकी मदद की थी और केजीबी के एक एजेंट के रूप में वो कार्यरत थे कुछ समय के लिए। और जब वो पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की, तो उन्होंने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी तो राइट विंग पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी है, जैसे ओम सैनी साहब ने कहा, तो बड़ा आसान है, इसमें पैसा खर्च करो, कांग्रेस को अपने साथ लगाओ और अपनी दावेदारी पेश करो। ट्रंप कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। ट्रंप को उस समय रशिया ने मदद की थी जब ट्रंप को जरूरत थी, और उस समय केजीबी ने उनसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल भी की थी, ऐसे बहुत सारे अमेरिकन साक्षात्कारों का या वहां के जो इंटेलेक्चुअल राइटर्स हैं उनका कहना है। मैं पहले ही कैवियट दे देता हूं कि इसकी किसी को पुष्टि नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रंप आज भी रशिया के साथ जो नजदीकियां बना के रखे हैं, क्योंकि उनके केजीबी से पुराने ताल्लुकात हैं, इस वजह से बना के रखे हैं। अब आ जाते हैं व्यापार पे। जो व्यापार होता है, चाहे वो रशिया के साथ हो, बीजिंग के साथ हो, मैंने आपको बताया कि यूनिलैटरल डिसीजनिंग नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि आप जब 40-50% अपनी कार्स के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको ट्यूसडे की बात बता देता हूं। ट्यूसडे को जो स्टेलांटिस कंपनी है, जो क्राइसलर और जीप के गाड़ियां बनाती है, उनका शेयर 7% गिरा। जर्मनी की वोक्सवैगन का शेयर 4% गिरा। किस लिए गिरा? क्योंकि आप मेक्सिको और कनाडा से उनके पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। अगर आप उस पर टैरिफ लगा देंगे तो जाहिर तौर पे 25% टैरिफ कोई कम टैरिफ नहीं होता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब बीजिंग ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए 15%। पहले तो हम कारोबार को समझ लेते हैं, बीजिंग और रशिया का कारोबार है कितना। रशिया का मैंने आपको बताया कि टोटल वेरिएबल जो है वो खाली $0.5 बिलियन का करीब है, जो कि ना के बराबर है टोटल कारोबार का अगर देखें तो। चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट होता है यूएस में, और यूएस से कितना एक्सपोर्ट होता है चाइना का, वो भी समझ लें। 2018 में चाइनीज इंपोर्ट जब ऑटो कंपोनेंट्स, चिप्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का करीब $547 बिलियन था। बेस्ट बाइज की जो कोरी वहां की सीईओ हैं, वो खुद कहती हैं कि बेस्ट बाइज का 60% माल जो हम बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेस्ट बाइज जो है वहां की अमेरिका की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, रिटेल कंपनी है, तो 60% माल जो है चाइना से आता है। और चाइना यूएस को सपोर्ट करता है उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को बेचने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं तो चाइना की अमेरिका की एक कंपनी है, ड्रोन मेकर कंपनी है स्काईडियो, और स्काईडियो के ड्रोन्स कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है, और चाइना उसको वैल्यू ऐड करता है। तो 15 कंपनीज ऐसी हैं जो अमेरिका से चाइना को एक्सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कंट्रोल लिस्ट में उनको नाम डाल दिया है कि चाइनीज कंपनीज को बार कर दिया है कि ये डुअल यूज इक्विपमेंट्स को बंद कर दीजिए इंपोर्ट करना, और अपना जो चिकन, व्हीट, कॉर्न, कॉटन जो जाता है उस पे उन्होंने, बीजिंग ने भी कह दिया कि हम भी 15% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। तो फिर क्या होगा कि खाने पीने का सामान महंगा हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो सोयाबीन का इंपोर्ट है चाइना में,
मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आता है वो सोयाबीन का आता है यूएस से। 136 या 140 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट चाइना में आता है यूएस से, और 2022 का मैं आपको 2024 का डेटा बता देता हूं, 2024 में 436 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस को होता है। तो नेट ट्रेड जो है वो करीब 350 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में है अमेरिका। अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा 60% का तो नुकसान किसका होगा? ये तो सिंपल मैथ्स है। और अगर चाइना इंपोर्ट टैरिफ लगा देगा तो जो 136 या 140 बिलियन डॉलर का यूएस इंपोर्ट करता है चाइना को, वो इंपोर्ट भी, जो एक्सपोर्ट करता है, माफ कीजिएगा, वो एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। तो यूएस को डबल नुकसान है। एक तो जो उसका सोयाबीन और जो सामान जो है सोरगम, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो अमेरिकन जाते हैं वो बंद हो जाएंगे, और चाइना उनसे टेक्नोलॉजी भी नहीं खरीदेगा, तो फिर अमेरिका जाएगा कहां? फिर अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी कि भाई अब यूक्रेन वॉर को और खींचो। एक तरफ तो वो जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन को क्यों आड़े हाथों ले रहा है, मैं आपको उसका भी समझा देता हूं थोड़े से 2 मिनट में, कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने डिफेंस बजट में पैसा कम खर्च करता है। अब जर्मनी में चेंज ऑफ रिजीम आ रही है, वहां भी एक दक्षिणपंथी सरकार बनने वाली है, मर्ज आ रहे हैं वहां के चांसलर। उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि हम अपना 6% जीडीपी का हिस्सा जो है वो डिफेंस में खर्च करेंगे। ब्रिटेन के स्टैमर जो हैं वो भी किसी तरह फ्रांस के मैक्रोन से अलग होकर बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के लिए। तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर खासकर ब्रिटेन और जर्मनी पे प्रेशर बनेगा कि आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाइए। अच्छा, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो किसका फायदा होगा? या अमेरिका का फायदा होगा या चाइना का फायदा होगा? और अगर यूरोपियन यूनियन से पंगा अमेरिका खुद ही ले लेगा, और नाटो की जो वॉर फंडिंग है जिसका 40% इक्विपमेंट यूएस सप्लाई करता है वो कह देगा हम नहीं करेंगे, तो फिर ब्रिटेन और जर्मनी के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, वो चाइना के पास जाएंगे माल खरीदने। तो डिफेंस स्पेंडिंग में भी यूएस को नुकसान होगा। यहां तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि मैं यूरोपियन यूनियन को फोर्स करूं कि वो हमसे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदें। आपको याद होगा जब मोदी जी गए थे, उन्होंने F-35 प्लेन्स की बात की। एलन मस्क ने क्या कहा था कि जो F-35 प्लेन्स है ये कूड़ा है। जब आजकल ड्रोन्स का जमाना है और आप ड्रोन्स के जरिए टारगेट करके लेटरल और हॉरिजॉन्टल आप उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो आपको इतने बड़े बड़े 600 मिलियन के प्लेन्स बनाने की क्या जरूरत है? राफेल के विमान के जो हमने स्क्वाड्रन बनाया वो पैसा टोटल वेस्ट किया। उतना पैसा अगर हमने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में लगाया होता तो हमारी एक आर्मर्ड खड़ी हो गई होती। हमें स्क्वाड्रन्स की जरूरत नहीं है, हमें आर्मर्ड की जरूरत है। और राहुल गांधी ने खुद कहा था कि आर्मी और एयरफोर्स जो हमारी डिफेंस है वो एज अ कोहेसिव यूनिट हो गई है, बिकॉज टेक्नोलॉजी में इतना फायदा आ गया है कि अब आर्मर्ड और एयर सर्वेलेंस या एयर अटैक वो साइमल्टेनियसली चल सकता है। उसके लिए आपको एक अलग से बटालियन या अलग से यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बात जो की वही, अगर आप यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो ड्रोन्स का इस्तेमाल और ऑन ग्राउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही इस वॉर में यह दर्शाया, जिसका 3 साल वॉर चली, कि इसी के द्वारा आप आगे अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? हम पुराने तरीके से चल रहे हैं। हम HAL के साथ तेजस का भी बनाने में हमें 12 साल लग गए, अभी तक हमारा 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तो हम प्लेन बना नहीं पाए, और हम 6th जनरेशन की बात कर रहे हैं। चाइना ने तो अपना 6th जनरेशन प्लेन प्रोटोटाइप बना दिया, फ्रांस भी अपना FACS बना के अपना 6th और 7th जनरेशन की तरफ जा रहा है। तो इंडिया को एज अ डिफेंस फील्ड या इंडिया को एज अ अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अपने पहले चीजों को देखना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम वैश्विक बाजारों में जो मार्केट में अवेलेबल है उसको कमीशन पे खरीद रहे हैं, अंडर द टेबल कमीशन ले रहे हैं और माल खरीद रहे हैं जिस माल की कोई जरूरत नहीं है हमारे भारत को। तो ये जो हमारा जो पहले जिस तरह की सिलेक्शन कमेटीज होती थी, जो डिसीजंस लेती थी, आपको याद होगा राफेल के विमान खरीदने में कम से कम 12 साल लगे हमको डिसीजन लेने में कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और फ्रांस के साथ डील कर लेते हैं 386 मिलियन पाउंड की एक विमान की, 36,000 में 2 स्क्वाड्रन खड़े करते हैं, जबकि 36,000 में 112 विमान आने थे और टेक्नोलॉजी भी आनी थी। अब ये F-35 जो विमानों की हम बात कर रहे हैं, इसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आनी है, और यह भी माना जा रहा है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी अमेरिका सप्लाई करता है वो प्रेस ऑफ द बटन होती है। अगर अमेरिका चाहे तो अपनी दी हुई टेक्नोलॉजी और प्लेन्स को निष्क्रिय कर सकता है एक बटन दबा के। तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन जो है अमेरिका को देनी पड़ेगी? तो ये सब चीजें हैं, इसमें देखना पड़ेगा। चाइना टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हमसे बहुत आगे है। सप्लाई चेन में, जैसे कि रघुराम राजन ने कहा, हम बहुत पीछे हैं। हम वैश्विक बाजारों में ना एशियन कंट्रीज के साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, ना रशिया के साथ है, ना अमेरिका के साथ है। हम सिर्फ एक उपभोक्ता के तौर पर 150 करोड़ लोगों की मार्केट को नेगोशिएट करते हैं
और उस मार्केट को नेगोशिएट करने के चक्कर में हम उनसे पैसा ऐंठते हैं, हम उनसे ब्रोकरशिप लेते हैं और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए। इसको जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। कोई भी आ जाए प्रधानमंत्री बनके, कोई भी आ जाए रक्षा मंत्री बनके, जब तक आप ये सब चीजें नहीं रोकेंगे तब तक ये सब चलता रहेगा और देश हमारा गर्त में चलता जाएगा। अर्थव्यवस्था का आपने हाल देख लिया, जॉब्स है नहीं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करेंगे तो जॉब्स कहां से जनरेट होंगी? जी जी जी। मैं बस, क्योंकि अब समय नहीं, ओम सैनी साहब, अब एक वाक्य में, ये जो है, जो भी हो रहा है उसको, जैसे इन्होंने कहा, वो चांसलर ने भी जेलेंस्की के पीछे पूरा अपना वेट दे दिया है। उसने कहा है कि इट वाज अ ट्रैप लेड बाय ट्रम्प एंड अमेरिकन, और उस पे वो उनको फंसा के इस तरह का किया गया। जो चांसलर इन वेटिंग है, जो 2-4 दिन में शपथ लेंगे। ओम सैनी साहब, ये सारा कुछ जो हो रहा है उससे हम अप्रभावित तो नहीं रह सकते ना, जितना भी अच्छा बुरा हो। अब मुझे एक डर यही है कि भारत में ऐसे ही सब चीजें, 3 साल कहा गया कि सब कोविड की वजह से हमारा चौपट हो रहा था, अब ये थोड़े दिन बाद कहा जाएगा कि सब अमेरिका की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। थोड़ा और इंतजार कीजिए। बहुत संक्षेप में, भारत को एक नया बहाना मिल गया। देखिए, भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अमेरिका की वकालत करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं हमेशा। तो उनकी बात सुनी जाती है, सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, छापी जाती है। तो ऐसे में हम तो बार-बार, हम जिस तरीके से अपने आप को डिवोट कर रहे हैं अमेरिकन नीतियों के साथ में, तो अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जो गए थे, जिनके बारे में विनोद जी ने ज़्यादा कहा नहीं, वो इसीलिए गए थे कि समझा जाए कि मुझे अलग ना उस तरीके से ट्रीट ना किया जाए जिस तरीके से बाकी राष्ट्र नेताओं को करने का सिलसिला ट्रंप ने बना रखा है। तो हमारे साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तय है कि आने वाले वक्त में ये जो युद्ध है ये अपनी जगह से बढ़ता रहेगा। अगर कोई बीच में नहीं आया तो इसको, यूक्रेन को तो निश्चित रूप से सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन ताकतों ने भी फैसला कर लिया कि अमेरिका के बगैर हम लोग ये मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जो कुछ कंडीशन लगा रहे हैं तो जेलेंस्की को माननी पड़ेगी और इसी तरीके से सारा सिलसिला चलेगा। हम लोग भी जैसा हमारे मतलब ट्रंप साहब बोलेंगे, हम उसी तरीके से यहाँ से बोलेंगे कि ट्रंप ने देखिए कैसे विश्व गुरु के समझाने के बाद में सारी चीजें कर ली और सारा युद्ध समाप्त करवा दिया। ये सब झूठी झूठी बातें भी सुनने को आने वाले वक्त में हमें सुननी पड़ेगी। जी, बस चलते चलते प्रोफेसर संदीप, मतलब टफ टाइम्स हैं वहां पे। जैसे जो व्यापारी लोग हैं वो तो प्रेसिडेंट ही बन गए हैं और वो कहते भी साफ साफ हैं कि मैं तो भाई बिजनेसमैन हूं। भारत भी उसी व्यापारिक दृष्टिकोण से देश चलाया जा रहा है। एक बहुत ही संक्षेप में, मतलब मैं कहूंगा आधे मिनट में, बहुत ओवरऑल मुश्किल समय है। जी, बहुत मुश्किल समय। ओवरऑल अमेरिका में भी मुश्किल दौर है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत के प्रति कोई नरमी नहीं होगी और अमेरिका अपने लिए नेगोशिएट करेगा और भारत बहुत मुश्किल में है, हर फ्रंट पे मुश्किल में है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। देखिए, इस देश की जो एक साझी विरासत रही है उसको तोड़ने के प्रयास सरकार के द्वारा ही, कालिदास की तरह जिस डाल पे बैठे थे उसी को काटने की शुरुआत कर दी गई थी जब ये सरकार बनी थी और उसको लगभग काट दिया गया है। और किसी भी देश की तरक्की में पहली शर्त वहां की शांति होती है और जो अमन चैन है उसको खुद खत्म किया गया। उसके बाद जो आर्थिक नीतियां थी उनका ऐसा उनको मतलब अब्यूज किया गया कि भारत हर तरह की दुर्दशा का सामना कर रहा है। 100 करोड़ लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है। जी जी, मीनू जी, बस चलते चलते एक चीज बता दीजिए। बहुत से लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि तो मार्केट करेक्शन होना ही था, ये तो पता ही था, मार्केट बिल्कुल होनी थी, मार्केट ऐसी होनी थी और मार्केट होती है, दुनिया में ऐसी होती है। सब जानकार लोग, जब ये इतने जानकार हैं तो हमारे मोदी जी और अमित शाह जानकार नहीं थे? वो तो बता रहे थे मार्केट कहां चली जाएगी और 4 जून के बाद होगी, कहां चले। तो वो मासूम थे, नासमझ थे, जानबूझ के कर रहे थे, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे। हमारे जब आम दर्शक को भी ये पता है कि तो मार्केट करेक्शन है, बिल्कुल ऐसा ही होना है, ये तो पता ही था, ये सबको पता था, तो मोदी जी और अमित शाह को नहीं पता था। बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए आनंद वर्धन जी, कैपिटल मार्केट्स जो होते हैं वो देश की इकोनॉमी का एक वो होते हैं पैरामीटर। उससे पता चलता है कि कितना
इकोनॉमी में क्या स्वास्थ्य कैसा है देश की इकोनॉमी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के जो शेयर मार्केट्स है वो जुए का अड्डा बना दिए गए हैं। अब वहां पे आपकी इकोनॉमी में रोजगार तो है नहीं। 40 सालों में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 80 करोड़ लोग को आप मुफ्त का अनाज दे रहे हैं और जो अभी बताया है कि एक अरब लोगों के पास खरीदने के लिए मतलब अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है और उस देश का शेयर बाजार बूम कर रहा है। कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है पैसा? क्लियर कट आप देखेंगे कि आप ये चीज को आप नॉर्मली अपनी आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पे इतनी एप्स आती हैं कि ये डाउनलोड कर लीजिए, आपको शेयर बाजार का ये सलाह देंगे 2 दिन में इतना हो जाएगा और लोग उनके चक्कर में आते हैं। इवन छोटे छोटे ये जो रोजमर्रा के नौकरी ये जो दिहाड़ी मजदूर तक हैं ये उस तरीके के जुए में उनमें अपने पैसे लगाते हैं, उसकी कमाई का पैसा कि ये तो 2 दिन में वापस आ जाएगा। तो ये जो अचानक से शेयर बाजार की सलाह देने वालों की इतनी बाढ़ आ गई है यूट्यूब में कि एवरी सेकंड एडवर्टाइजमेंट जो है वो शेयर बाजार की सलाह दे रहा है। तो इससे आपको शक होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, ये दुनिया का बेवकूफ बना जा रहा है। और इसमें कोई बुरा ना माने, इसमें ना कोई मैं पैरोकियलिज्म की बात कर रही हूँ, लेकिन इस देश का जो शेयर बाजार है वो गुजराती शेयर सटोरियों के हाथ में है। वो जो आप देखिए ना कि इतना बड़ा अंबानी का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और हाहाकार मच गया चारों तरफ और 1 मिनट के लिए शेयर बाजार गिरता है 2-4 घंटे के लिए और फिर वो शूट अप कर जाता है। तो उसमें आ गए लोग जिन लोगों को बताया जाता है। पहले तो इंस्टीट्यूशंस आती थी, अब इंस्टीट्यूशंस को भी कहा जाता है कि आप भी खरीदिए और बाकी का काम मोदी जी के जो अपने शेयर बाजारी हैं। इस हद तक है कि मुंबई में कहावत मशहूर है कि अगर गुजराती का तोता भी मर जाए तो शेयर बाजार बंद हो जाता है। मतलब ये बात है, ये उनका दबदबा है शेयर बाजार के ऊपर। तो वो जो हम शेयर बाजार की उठत और बढ़त को वो इंटरनल डायनामिक्स है। अंदर कोई सटोरिया नुकसान में आ गया होगा, तेजड़िया को नुकसान हुआ होगा तो बाजार गिरेगा, मंदड़िया को होगा तो उठ जाएगा या गिर जाएगा अकॉर्डिंगली जिसकी जरूरत है उस टाइम। तो ये तो तेजड़िया मंदड़ियों की गिरफ्त में है ये बाजार, गुजराती शेयर ब्रोकर्स के हाथ में है। वो इसको जब मर्जी उठा देते हैं, जब मर्जी गिरा देते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स उसमें जिसको आप कहते हैं कि लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया वो उनका होता है। उनको जो उसको मार्केट के जो ऑपरेटर्स हैं जो चला रहे हैं उनको 1-2 लाख करोड़ के 1-2 लाख रुपए के उससे नुकसान थोड़ी होता है उनका तो हजारों करोड़ का नुकसान हो तब माना जाता है कि हाँ नुकसान होगा। और अब उसमें पता नहीं कौन कहते हैं किस किस का पैसा लगा हुआ है, वी डोंट नो, पता नहीं कौन से फंड का पैसा है, वो सब जानते हैं। जी मीनू जी, मैं बस एक फैक्ट बता दूं, जो हमारे अमित शाह हैं ये मूल रूप से स्टॉक ब्रोकर थे। इनका जो करियर जब इन्होंने पढ़ाई खत्म की थी स्टॉक ब्रोकर थे। मेरे एक दर्शक हैं विपुल शाह, ये कह रहे हैं कॉटन तो खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही होता है, चाइना में कॉटन होता ही नहीं है, ये बता रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए विपुल शाह साहब बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना है, जो दुनिया का 24% चाइना केवल प्रोड्यूस करता है। 27.3 मिलियन बेल्स उसका 2024 का था। भारत 2 नंबर पे है 22%, ब्राजील है 13% और यूनाइटेड स्टेट्स है 11%। उसके बाद उज्बेकिस्तान, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और माली। आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें आते ही नहीं है उसमें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं विपुल शाह साहब, ये आप जो पढ़ के आपको एक तरह से कंडीशन किया जाता है कि ये है, उसको जरा क्रॉस चेक कर लीजिए। आज मतलब मैं एक और चीज पे क्योंकि आपने कहा चाइना एक बड़ी भारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बन चुका है, इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके अपनी पॉलिसीज को उस हिसाब से कर लेंगे वो आपके लिए अच्छा है। आप अपना ये करे रहेंगे कि हम तो जब मोदी जी कहेंगे आंख दिखाएंगे वो पीछे भाग जाएंगे, अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, वो ऐसा नहीं है। तो यथार्थ को समझिए और अपने निर्णय लेने में तब आपके लिए भी आसान होगा, देश के लिए भी आसान होगा। आप सबका चर्चा में भाग लेने के लिए मीनू जी, ओम सैनी साहब, आत्मजीत सिंह साहब, प्रोफेसर संदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।